गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम फर्स्ट ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 43 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 यूनिट कॉस्टिंग। पिछली क्लास में इस चैप्टर के 23 क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके हैं। 24th क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे और आज हमारा ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हमारे बुक में हमें गिवन है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन दे रखा है 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्री मिल्स लिमिटेड का कपड़ा और सूत निर्माण खाता निम्न प्रकार है। मीन्स क्लॉथ एंड यार्न मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ द श्री मिल्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 इज फॉलोज। दो प्रोडक्ट्स के एक साथ आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के दिया हुआ है। चलिए ठीक है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, टू ओपनिंग स्टॉक, यार्न दे रखा है, क्लॉथ दे रखा है, यूनिट्स में तो 44,800 और 88,200 और साथ में रुपीज़ यानी कि अमाउंट भी गिवन है। टोटल ओपनिंग स्टॉक गिवन है। इसी तरह आगे टू कॉटन कंज्यूम। तो स्टूडेंट्स समझिए, यार्न मीन्स धागा, क्लॉथ मीन्स कपड़ा। ओके, तो कॉटन से पहले धागा बनेगा, आफ्टर दैट क्लॉथ बनेगा। तो जो कॉटन कंज्यूम हो रही है वो किस में होगी? ऑब्वियस सी बात है, यार्न के लिए होगी, धागा बनाने के लिए होगी, है ना। चलिए आगे हमें दे रखा है स्पिनिंग वेजेस। तो धागे के लिए स्पिनिंग की जाएगी। तो कॉटन की स्पिनिंग करी जाती है, मतलब स्पिनिंग से रिलेटेड खर्चा यार्न का होगा, धागे का होगा। वीविंग वेजेस, तो धागा बनने के बाद वीविंग का प्रोसीजर होता है, तो वीविंग का जो खर्चा है वो क्लॉथ बनाने से रिलेटेड है ना। आगे दे रखा है टू स्टोर कंज्यूम्ड। आपने कितना स्टोर्स कंज्यूम किया है, जिसमें ये बता रहे इन स्पिनिंग के अंदर कंज्यूम हुआ है, मीन्स यार्न से रिलेटेड खर्चा, और यार्न से रिलेटेड है इन स्पिनिंग विच इंक्रीज द यार्न बाय 5600। मतलब आपके ये जो स्टोर कंज्यूम हुए हैं इसकी वजह से यार्न के प्रोडक्शन के अंदर वेट भी बढ़ा है, इंक्रीज हुई है यूनिट्स, और वो यूनिट्स यानी कि वो कितने 5600 पाउंड्स, 5600 यूनिट्स। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे हमें गिवन है टू स्टोर्स एंड साइजिंग मटेरियल्स कंज्यूम्ड इन वीविंग विच इंक्रीज्ड क्लॉथ बाय 1,86,200। अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि हमने जैसे यहाँ पे स्टोर कंज्यूम थे स्पिनिंग में, यहाँ है वीविंग से रिलेटेड, मतलब कि क्लॉथ से रिलेटेड, और इनमें बोला भी गया है जिनकी वजह से क्लॉथ में कितनी वृद्धि हुई है या क्लॉथ में कितना वेट इंक्रीज हुआ है, यानी कि प्रोडक्शन की यूनिट्स बढ़ गई। आगे स्पिनिंग फ्यूल दे रखा है, वीविंग फ्यूल दे रखा है। स्पिनिंग वाला यार्न से रिलेटेड, वीविंग वाला क्लॉथ से रिलेटेड। चलिए फाइन, और ग्रोस प्रॉफिट की मैंने। चलिए क्रेडिट साइड पे देखिए हमें दे रखा है बाई सेल ऑफ 2,24,000 पाउंड ऑफ वेस्ट बीइंग दैट पोर्शन ऑफ 11,53,600 पाउंड। ये जो आपने परचेज किया था ना, इसका एक पोर्शन है 2,24,000 यूनिट्स का, जिसको कि आपने सेल आउट किया है एज अ वेस्ट। बिल्कुल आपका वेस्ट हो गया है, क्षय हो गया है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट विच कुड नॉट बी यूटिलाइज्ड इन यार्न मैन्युफैक्चर। मतलब कि वो आपका मटेरियल पूरा ख़राब हो गया और उसको आप मैन्युफैक्चर में आगे काम में नहीं ले सकते, इसलिए इस वेस्ट को आपने सेल आउट कर दिया, तो सेल ऑफ स्क्रैप हो गया। तो अगर हमें यार्न प्रोडक्शन अकाउंट बनाने बोला जाए तो उसमें हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 28,000 की इनकम। इज दैट क्लियर? सेल्स दे रखी है, यार्न का भी दिया हुआ है, क्लॉथ का भी दिया। चलिए ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, दोनों ही प्रोडक्ट्स का। ओके फाइन, प्रोडक्शन या जो हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दे रखा है उसे हमने समझ लिया। आगे इन्फॉर्मेशन क्या है देखते हैं। बोल रहे हैं कि उपयुक्त निर्माण खाता जहाँ पर कि सूत और कपड़े के अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन वास्तविक मूल्य पर किया गया, यानी कि एक्चुअल प्राइस जो इनकी है ना, उन एक्चुअल कॉस्ट पर ही आपने वैल्यूएशन किया हुआ है। आयकर अधिकारी का यह आरोप है कि अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य से कम पर किया गया है, जिससे कि वास्तविक लाभों को छुपाया गया। ओके फाइन। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने हम पर ये क्लेम किया है कि आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कम कर रखा है, और उसकी वजह से आपने अपने एक्चुअल प्रॉफिट्स को क्या कर दिया है, छुपा दिया, अपने प्रॉफिट्स को सप्रेस किया है। तो
अब हमें करना क्या है, अधिकारियों की संतुष्टि के लिए उपयुक्त निर्माण खाते से अलग अलग यार्न प्रोडक्शन अकाउंट और क्लोथ प्रोडक्शन अकाउंट बनाइए, जिससे कि ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाए। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, एक ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रखा है। हमें बोला गया आप क्या करिए, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना दीजिए, यार्न का अलग बना दीजिए, क्लोथ का अलग बना दीजिए, और उनमें निम्न सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए। और वो सभी पॉइंट्स जो क्लियर हो जाने चाहिए, वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट, तो वो पॉइंट्स देखिए। फर्स्ट पॉइंट हमें क्लियर करना है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द डिपार्टमेंट। दोनों अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आएंगे, बता देंगे कितना हो रहा है, क्या सेम है प्रॉफिट। टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, इंडिकेटिंग ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को भी इंडिकेट करना और बताना टोटल क्वांटिटी आपकी कितनी बनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी वाला एक कॉलम भी अपने अकाउंट के अंदर बनाना पड़ेगा, मतलब क्वांटिटी और अमाउंट, वेट और अमाउंट का कॉलम बनाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे बोले, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ द ओपनिंग स्टॉक विच वॉज इट कॉस्ट। आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बतानी है इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब समझना स्टूडेंट्स कि हम अपना जब प्रोडक्शन अकाउंट बनाते हैं उसका हम 2 पार्ट करते हैं ना, पहला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आता है, फिर आगे हम ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट्स करते हैं। लेकिन यहाँ तो बोल दिया कि आपको करना क्या है, आपको ओपनिंग स्टॉक को इंक्लूड करते हुए अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताना है। दैट मीन्स हमें ओपनिंग स्टॉक को फर्स्ट पार्ट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। हमारे अकाउंट के फर्स्ट पार्ट के अंदर हम ओपनिंग स्टॉक को लिखेंगे, ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू भी शामिल हो जाए। विच वॉज इट कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूशन कॉस्ट पे कर रखा है। चलिए ठीक है, डी पॉइंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर पाउंड इंक्लूडिंग द क्वांटिटी ऑफ द ओपनिंग स्टॉक इन टोटल क्वांटिटी एंड द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन टोटल कॉस्ट। आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर पाउंड भी बताना है, मतलब पर यूनिट कॉस्ट बताना है। यहाँ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए बोला गया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, और यहाँ भी कह दिया इंक्लूडिंग द क्वांटिटी ऑफ ओपनिंग स्टॉक, मतलब हमने ओपनिंग स्टॉक को तो ऊपर ही लेना है। फाइन, आगे बोल रहे हैं इन मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ 6,72,000 pounds of yarn were consumed, which are to be adjusted at actual cost arrived at in the manner stated above। आपको क्या कहा गया है कि आपने अपने क्लोथ के प्रोडक्शन के लिए क्लोथ मैन्युफैक्चर करते टाइम पे 6,72,000 pounds ऑफ यार्न, यानी कि धागा या सूत, उसका 6,72,000 यूनिट्स आपने कंज्यूम किया। उसको आपको एक्चुअल कॉस्ट पर लेना है, जो कि इस मेथड से आए। इस मेथड से मतलब कि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू के साथ वाली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर। तो हमें क्या करना है अकाउंट के अंदर, यहाँ थोड़ा सा स्टूडेंट्स चेंज करना है। अभी तक हमने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को अकाउंट के फर्स्ट पार्ट में कभी नहीं लिखा, लेकिन अब हम अकाउंट के फर्स्ट पार्ट के अंदर ओपनिंग स्टॉक को लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। आपको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कही है ना, वो सिर्फ इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, नॉट क्लोजिंग स्टॉक। दैट्स वाई हमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बिल्कुल अलग तरीके से नहीं करना है, वो हम बाद में ही करेंगे जैसे हमेशा करते आए हैं। अभी सिर्फ हमें ओपनिंग स्टॉक के वैल्यूएशन पर ध्यान देना है कि ओपनिंग स्टॉक हमारा पहले आना चाहिए। क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को 100% क्लियर है। एक्सपेंसेस जो दे रखे थे उन सब एक्सपेंसेस को हमने पढ़ लिया, कौन सा यार्न से रिलेटेड है, कौन सा क्लोथ से रिलेटेड है, उनको भी हमने स्पेसिफाई कर दिया। अब हम अपना क्वेश्चन इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। जो यार्न से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स है उनको बिल्कुल यार्न प्रोडक्शन अकाउंट पे लिखेंगे, जो क्लोथ से रिलेटेड है उनको क्लोथ प्रोडक्शन अकाउंट पे लिखेंगे। और ताकि ये क्लियर हो सके कि हमने जो स्टॉक का वैल्यूएशन कर रखा है इसके अंदर क्या वो सही है या फिर वो गलत है, हमें इन चीज़ों को क्लियर करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो पहले हम यार्न प्रोडक्शन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद क्लोथ प्रोडक्शन अकाउंट। पहले यार्न प्रोडक्शन अकाउंट इसलिए बनाएंगे स्टूडेंट्स क्योंकि यार्न की कुछ क्वांटिटी जो है वो कहाँ जाने वाली है, क्लोथ प्रोडक्शन के लिए काम में आने वाली है। इसलिए पहले यार्न का प्रोडक्शन अकाउंट बनेगा, उसके बाद क्लोथ का। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर ये 24 है। 2 कॉलम हम बना रहे हैं यहाँ पर क्वांटिटी और अमाउंट के लिए। यहाँ पर यूनिट कॉस्ट सिर्फ हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछेगी तो लास्ट में निकालने के बाद डिवाइड करके वैसे ही बता देंगे, 3 कॉलम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यार्न प्रोडक्शन अकाउंट स्टूडेंट्स, यही अकाउंट वही फॉर्मेट है ना, डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट बनता है ना अकाउंट का। चलिए सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे वेट या क्वांटिटी, जो भी कहे, जो कि पाउंड्स में है हमारे पास। यहाँ अमाउंट
इसी तरह यहाँ भी वेट पाउंड्स में गिवन है, फिर अमाउंट। क्लियर? करें स्टार्ट। देखिए हमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक गिवन है, और क्योंकि ओपनिंग स्टॉक को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही इंक्लूड करना है इसलिए हम ओपनिंग स्टॉक को लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। देखिए ओपनिंग स्टॉक की हमें क्वांटिटी दे रखी है 44,800 पाउंड और अमाउंट दे रखा है 33,600। हमें यान से रिलेटेड चीज़ें देखनी है, क्लोथ का अभी नहीं। क्लोथ का जब हम क्लोथ प्रोडक्शन अकाउंट बनाएंगे तब देखेंगे। आगे दिया है कॉटन कंज्यूम्ड, तो कॉटन तो है वो कहाँ कंज्यूम होगी, यान बनाने के लिए ही होगी ना। क्वांटिटी दे रखी है 11,53,600 पाउंड्स एंड अमाउंट है 9,01,250। समझ में आ रही है ना चीज़? चलिए आगे, ये हम क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं ना। आगे देखिए हमें दे रखा है स्पिनिंग वेजेस, तो स्पिनिंग से रिलेटेड खर्चे हमारे यार्न प्रोडक्शन अकाउंट में ही आएंगे। स्पिनिंग वेजेस दे रखे, ये इसमें क्वांटिटी का तो कोई लेना देना नहीं है, 57,050। ओके फाइन। वीविंग वेजेस क्लोथ से रिलेटेड, स्टोर कंज्यूम्ड इन स्पिनिंग लिखे टू स्टोर्स कंज्यूम्ड। यहाँ देखिए स्टोर्स की वजह से हमारे प्रोडक्शन के वेट भी इंक्रीज हुए हैं, वजन बढ़ा है, यूनिट्स बढ़ी है। कितना वेट बढ़ा? 5600 पाउंड्स का। तो पाउंड्स के अंदर भी लिखा जाएगा कि एक तरीके से नया इनपुट हो गया 5600 पाउंड का, और उसकी कॉस्ट है 41,300। क्लियर हो रही है चीज़? ये हमें बोला गया इसलिए लिखा, अगर नहीं बोला होता तो हम यूनिट्स के अंदर कुछ नहीं लिखते। वेट अगर इंक्रीज नहीं होता ना तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते, लेकिन वेट इंक्रीज हो रहा है मतलब नया इनपुट है एक तरीके से, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। आगे स्टोर्स एंड साइजिंग मटेरियल कंज्यूम्ड इन वीविंग, वीविंग वाला क्लोथ में लिखेंगे। नेक्स्ट स्पिनिंग फ्यूल दे रखा है, लिख देते हैं स्पिनिंग फ्यूल कितना गिवन है 36,050। इसमें भी यूनिट्स क्वांटिटी का कोई लेना देना नहीं। खर्चे हमने सारे लिख दिए। अब क्रेडिट साइड पे देखते हैं, अकाउंट के अंदर हमें दिया हुआ था सेल ऑफ 2,24,000 पाउंड्स ऑफ वेस्ट बीइंग दैट पोर्शन ऑफ 11,53,600 पाउंड्स ऑफ कॉटन एज पर कॉन्ट्रैक्ट विच कुड नॉट बी यूटिलाइज्ड इन यार्न मैन्युफैक्चर। यानी कि इस 11,53,600 के मटेरियल में से कुछ वेस्ट हुआ, उस वेस्ट को सेल आउट किया, तो ये सेल स्क्रैप है 28,000 का, लिखा जाएगा इस तरफ। किस नाम से लिख देंगे भाई? सेल ऑफ वेस्ट। क्वांटिटी दे रखी है 2,24,000 पाउंड्स, बेचा 28,000 रुपये में, तो हमने क्वांटिटी भी लिख दी और अमाउंट भी लिख दिया। सिंपल। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, तो आगे हमें गिवन है क्रेडिट साइड लिखने के लिए यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन उसको हम बाद में लिखेंगे, एक बार के लिए अकाउंट क्लोज करके। चलिए सारा कुछ लिख चुके, क्या निकालने? बैलेंस, और वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर मैं 2-3 बार बोल चुकी हूँ, ओपनिंग स्टॉक वाला पॉइंट अलग है। जनरली हम इसको यहाँ बाद में लिखते, लेकिन अभी बोला हुआ था इसलिए हमने पहले लिखा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट को भी लेना था। चलिए डिफरेंस निकालते, 40 यूनिट्स भी और अमाउंट भी। तो ये हो रहा है 9,80,000 पाउंड्स प्रोडक्शन। अमाउंट देख लेते हैं, यह आता है 10,41,250। आपको पर यूनिट या पर पाउंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए ना, तो यहाँ लिख दे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर पाउंड। कैसे निकल जाएगी? 10,41,250 डिवाइडेड बाय 9,80,000 इज इक्वल्स टू ₹1.0625 पर पाउंड। और एक बार के लिए हमारा ये अकाउंट क्लोज। टोटल कर 980 प्लस 224, ये हो गया 12,04,000
10,69,250। यहीं तक एक बार हम अपने काउंट को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, कैरी डाउन। इसे ले आते हैं आगे। टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉट डाउन 9,80,000 pounds, 10,41,250 इसका कॉस्ट। चले आगे देखिए, आगे हमें क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन भी है, हमें सेल्स की इन्फॉर्मेशन भी है, यार्न से क्लोथ में कुछ ट्रांसफ़र हुआ है इसकी इन्फॉर्मेशन भी है। तीनों को देखते हैं, यूनिट्स करते जाते हैं। सेल्स लिख देते हैं सबसे पहले, चाहिए बाय सेल्स। सेल्स हमें दे रखा है यार्न का 1,68,000 pound, चलिए, और अमाउंट दे रखी है 1,89,000। फाइन। हमें दे रखा है कि आपने क्या किया, यार्न में से 6,72,000 क्लोथ में ट्रांसफ़र किया। तो यहाँ लिखेंगे बाय क्लोथ प्रोडक्शन अकाउंट। इसका ट्रांसफ़र होना चाहिए एट कॉस्ट, और कॉस्ट हमारी 1.0625, कितनी, 1.0625, तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं 7,14,000। चलिए 7,14,000। इसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक, सबसे मेन, क्योंकि हमारे ऊपर क्या आरोप लगा है कि आपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन गलत कर रखा है ताकि आप अपने प्रॉफिट्स को छुपा सके। क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी तो हमें बताइए, क्वेश्चन में क्या बना, 1,40,000 pounds ऑफ यार्न। इसका वैल्यूएशन होना चाहिए कॉस्ट पर। कॉस्ट हमारी है 1.0625 पर पाउंड। चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं। अमाउंट आती है 1,48,750। अगर हम देखें तो हमने इसका वैल्यूएशन ऐसा ही किया हुआ है 1,48,750। दैट मीन्स कोई अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पे नहीं हो रखा है। अब अकाउंट क्लोज करने की बात आती है स्टूडेंट्स। देखिए 9,80,000 यूनिट्स टोटल, इन तीनों की टोटल करके देखिए, ये भी 9,80,000 हो रही है। दैट मीन्स यूनिट्स में कहीं कोई कमी, कोई वृद्धि, कुछ नहीं यहाँ पे। यूनिट्स वाला अकाउंट खत्म। डिफरेंस देख लेते हैं अमाउंट्स का, प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट दिख रहा है, इस तरफ टोटल करें 10,51,750, 10,51,750 माइनस कर देंगे इसको, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा टू क्रॉस प्रॉफिट। ये यार्न से रिलेटेड प्रॉफिट आ गया 10,500। सिंपल, समझ में आई बात। ये हमारा यार्न प्रोडक्शन अकाउंट बन के तैयार। सिंपल, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया कि आपके यार्न की जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका कोई अंडर वैल्यूएशन नहीं हो रखा है। हमें क्वेश्चन में टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड के बारे में पूछा था, तो हमने टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बता दी 9,80,000। हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पूछा था, वो बता दी, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर पाउंड पूछा था, हमने वो भी बता दिया, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द डिपार्टमेंट पूछा, उसमें से हमने यार्न का बता दिया ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम अपने क्लोथ प्रोडक्शन अकाउंट से रिलेटेड ग्रॉस प्रॉफिट भी शो कर देंगे, और फिर हम टोटल प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट बता देंगे कि कितना हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम अब प्रिपेयर कर लेते हैं हमारा क्लोथ प्रोडक्शन अकाउंट। सेम फॉर्मेट में बनेगा स्टूडेंट्स, वही, इसमें भी हमें पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बतानी है, उसके लिए हमें टोटल यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हुई है वो भी बताना है। वही दोनों कॉलम्स हमारे यहाँ पे प्रिपेयर होंगे बनके, सेम फॉर्मेट। यहाँ हम लिखेंगे वेट जो कि पाउंड्स में है, और यहाँ अमाउंट
इस साइड में भी वेट पाउंड्स में और अमाउंट। ओके, करें स्टार्ट। देखिए फर्स्ट हमें अपने क्लोथ प्रोडक्शन अकाउंट से रिलेटेड सारे खर्चे लिखने हैं। उसमें से सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसका ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेना है। देखिए क्लोथ का ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 88,200 पाउंड्स और अमाउंट भी इसका है 88,200। ओके फाइन, सेम है, चलिए ठीक है। आगे हमने अपने यार्न प्रोडक्शन अकाउंट से कुछ ट्रांसफ़र किया था क्लोथ प्रोडक्शन अकाउंट को, उसकी एंट्री यहाँ पे कर ले। 672,000 पाउंड, 7,14,000 के पोस्ट पर, तो यहाँ लिख दे 2। यार्न प्रोडक्शन अकाउंट 6,72,000 पाउंड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹7,14,000। सिंपल। चलो अब आगे हमें इससे रिलेटेड सारे खर्चे लिखने हैं। देखिए वीविंग वेजेस दे रखा है सबसे पहला, तो हम लिखेंगे वीविंग वेजेस, इसका यूनिट से कोई लेना देना नहीं, अमाउंट 91,700। इसके बाद हमें आगे दिया हुआ है स्टोर्स एंड साइजिंग मटेरियल कंज्यूम्ड इन वीविंग विच इंक्रीज्ड क्लोथ बाय 1,86,200 पाउंड्स इन वेट, तो यहाँ पे 2 स्टोर्स कंज्यूम्ड लिखते हैं। इसकी वजह से क्लोथ का प्रोडक्शन जो था उसकी क्वांटिटी भी बढ़ी है 1,86,200 पाउंड से, तो यूनिट्स में लिखेंगे और अमाउंट है आपकी 1,48,400। सिंपल। अब इसके बाद वीविंग फ्यूल दे रखा है, लिखते 2 वीविंग फ्यूल, अमाउंट गिवन है वीविंग फ्यूल की 22,400। क्लियर, सारे खर्चे लिख दिए, सब कुछ लिख दिया। अब आते हैं हम क्रेडिट साइड पर, तो यहाँ तो कोई स्क्रैप वगैरह कुछ है नहीं, तो सेल ऑफ स्क्रैप वगैरह कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, सीधा बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैरिड डाउन करे। टोटल 88,200, 672, 186,200, ये आ गया हमारी 9,46,400। अकाउंट क्लोज करना है। यहाँ पे हमें अमाउंट देख लेते हैं। सारी जो भी कॉस्ट थी स्टूडेंट्स, क्लोथ से रिलेटेड, वीविंग से रिलेटेड, सब कुछ हमने लिख लिया। जो यार्न यूज हुआ था उसकी भी कॉस्ट ले ली। ये आ गया 10,64,700 कॉस्ट पर पाउंड। कैसे निकल जाएगी? 10,64,700 divided by 9,46,400 is equals to rupees 1.125 पर पाउंड। क्लियर? तो हमें क्वेश्चन के अंदर जो जो चीज़ें पूछी गई थी उसमें से कुछ फाइंड आउट कर चुके। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता दिया, नंबर ऑफ यूनिट्स या क्वांटिटी बता दी हमने प्रोड्यूस्ड, और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता दिया। अकाउंट एक बार हमारा यहाँ पे क्लोज। अब इसी अकाउंट को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेल्स प्रॉफिट इनकी सबकी चीज़ें लिखते हुए लाते हैं हमें इस कॉस्ट को आगे। टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉट डाउन 9,46,400 पाउंड्स एट अ कॉस्ट ऑफ ₹10,64,700। अब इससे रिलेटेड और कोई खर्चा कुछ है नहीं। अब यार्न से आपने क्लोथ में ट्रांसफ़र भी दिया था, क्लोजिंग भी था, सेल भी था, लेकिन क्लोथ से तो सिर्फ सेल है और क्लोजिंग है, तो यहाँ लिखिए बाय सेल्स। सेल्स हमें गिवन है 7,56,000 पाउंड्स और अमाउंट दे रखी है सेल्स की 8,97,750। देन फाइन, कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, इसका लिखते हैं यहाँ पर बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन जो है वो कॉस्ट पे करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। यूनिट्स तो हमें पता है 1,90,400 पाउंड्स, कॉस्ट हमारी 1.125, इस पर इसका वैल्यूएशन होना चाहिए, तो चलिए करके देख लेते हैं। 2,14,200 ये हमारा एट कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्लोथ है और हमारे क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ था।
दैट मीन्स देर आर नो अंडर वैल्यूएशंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ना तो यान में कोई अंडर वैल्यूएशन हुआ है, ना तो कोई क्लोथ में अंडर वैल्यूएशन हुआ है। चलिए सब कुछ कर लिया। यूनिट्स देखिए इधर 9,46,400 टोटल करके देखिए उधर, ये भी यही आ रहा है। दैट मीन्स बस अकाउंट क्लोज, कोई और एडजस्टमेंट यहाँ पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं। यूनिट्स तो हमारी हो गई बराबर दोनों साइड्स पे। क्वांटिटी मतलब अमाउंट के अंदर जो डिफरेंस है अब वो हमारा या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो देखिए प्रॉफिट ही है ये भी 897,750 प्लस 14,200, यहाँ आता है 11,11,950, 11,11,950 माइनस कर दो इससे, डिफरेंस विल बी आर क्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। देखो करके 47,250, दैट इज आवर प्रॉफिट। देखो स्टूडेंट्स, हमें टोटल प्रॉफिट के बारे में पूछा गया था कि आपको डिपार्टमेंट का प्रॉफिट शो करना, तो हमने शो कर दिया ना। यहाँ 10,500 का प्रॉफिट, यहाँ 47,250 का प्रॉफिट। देखो 10,500 प्लस 47,250, तो ये हो गया 57,750। इसको शो नहीं करना है, मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट वो चेक करने के लिए बता रही हूँ। और यही प्रॉफिट हमारे क्वेश्चन के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया उसके अंदर गिवन था। दैट मीन्स ना तो कोई ओवर अंडर वैल्यूएशन हुआ है स्टॉक का, ना तो कोई हमने प्रॉफिट को सप्रेस करने की कोशिश की है। और ये सारी चीज़ें हमने दोनों अकाउंट्स को अलग अलग बना के हमारी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को क्लियर करनी थी, जो कि हमने कर दिया। समझ में आई चीज़? तो ये हमारा यार्न प्रोडक्शन अकाउंट प्रिपेयर किया और फिर हमने अपना क्लोथ प्रोडक्शन अकाउंट प्रिपेयर किया। आई थिंक 100% क्लियर है ये सभी को। चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 हम सॉल्व कर ले स्टूडेंट्स। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पहले देखिए क्वेश्चन गिवन है हमें हमारी बुक में, पेज नंबर 8.73। निम्नलिखित सूचनाओं से कैटल खाता तैयार कीजिए। कैटल अकाउंट बनाना है। कैटल मीन्स सबको पता है पशु। वर्ष के दौरान पैदा हुए बछड़ों की संख्या ज्ञात करने हेतु कार्यशील टिप्पणी दीजिए। आपको बताना है वर्किंग नोट, फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ काल्स बोर्न ड्यूरिंग द ईयर। ओके, नंबर ऑफ काल्स बोर्न ड्यूरिंग द ईयर। चलिए कैटल का ओपनिंग लाइफ स्टॉक दे रखा है। देखो कुछ गुड्स होते हैं उनका तो ओपनिंग स्टॉक होता है, लेकिन कैटल क्या है, जीवित है ना, जीवित प्राणी होता है, तो इनको लाइफ स्टॉक कहा जाता है, इनके स्टॉक को। ओपनिंग लाइफ स्टॉक दे रखा है कैटल का 100, मतलब 100 कैटल आपके पास थे स्टार्टिंग में और उनका वैल्यूएशन आपने 3 लाख में कर रखा है। चलिए ठीक है, आगे कैटल फूड, इनका ओपनिंग स्टॉक है, कैटल से रिलेटेड जो फूड है ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। परचेज ऑफ कैटल फूड भी दे रखा है, आपने नया फूड कितना खरीदा, 1,35,000 का। परचेज ऑफ कैटल ड्यूरिंग द ईयर, नए आपने कैटल परचेज किए 200 और उनकी कॉस्टिंग थी 5,85,000। चलिए फाइन। सेल ऑफ कैटल ड्यूरिंग द ईयर, आपने 150 कैटल सेल आउट किए और 5,62,500 की कॉस्ट। सेल ऑफ स्लॉटर्ड कैटल मतलब कत्ल करके या फिर वो जो भी कहा जाता है स्लॉटर्ड कैटल, वो आपने 40 कैटल थे और उनको आपने 1,80,000 पे सेल आउट किया। सेल ऑफ कार्कसेस, ये मतलब डेड बॉडी एक तरीके से पशुओं की, आपने कितने सेल किए, 5, और उनको कितने में सेल किया, 750 में। कैटल का क्लोजिंग लाइफ स्टॉक, लास्ट में आपके पास 115 कैटल है, 5,85,000 पे उनका वैल्यूएशन हो रखा है। कैटल फूड का भी क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 37,500। देखिए कैटल फूड का ओपनिंग था, परचेज था, क्लोजिंग था, मतलब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ कैटल फूड कंज्यूम। जैसे मटेरियल होता है, मटेरियल आपने कितना कंज्यूम किया, उसी तरीके से कैटल फूड आपका कितना कंज्यूम हुआ है इस दौरान, वो हम निकालेंगे। चलिए आउट ऑफ द काल्स बोर्न ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जो नए बछड़े जन्मे हैं ना, उनमें से 4 डाइड, 4 मर गए, 4 की मृत्यु हो गई। एंड द कार्कसेस ऑफ द काल्स डिड नॉट रियलाइज एनीथिंग, और वो जो मरे हुए बछड़े थे उनकी डेड बॉडीज से कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ। तो ये 4 क्या है, एक तरीके से अगर हम इनको कैटल्स की तरह ना देख के सिर्फ यूनिट्स देखें तो क्या हुआ कि आपने जो नई यूनिट्स बनी उनमें से 4 यूनिट्स आपकी बिल्कुल ख़राब हो गई और उन्हें बेचने से कुछ भी प्राप्त आपको नहीं हुआ। तो ये लॉस इन वेट की तरह से सिर्फ क्वांटिटी की तरह लिखा जाएगा। जब हम अकाउंट बना के प्रिपेयर करेंगे अगर, तो क्वांटिटी और अमाउंट लिखते हैं ना, सिर्फ क्वांटिटी में बाई काल्स डाइड ड्यूरिंग द ईयर लिख के हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। क्वांटिटी में, अमाउंट में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ रियलाइज ही नहीं हुआ।
क्रॉप वर्थ ₹22,500, ग्रॉन इन द फॉर्म वॉज यूज फॉर फीडिंग, आपने 22,500 की क्रॉप जो है उनको फीड करवाई, खिलाया उनको, तो ये हमारा खर्चा है क्रॉप का, तो ठीक है लिख देंगे टू क्रॉप यूज। फिर 15,000 इज एस्टिमेटेड टू बी वेजेस फॉर रियरिंग, रियरिंग से रिलेटेड आपकी वेजेस रही है 15,000 की, लिख देंगे 15,000 रियरिंग एटसेट्रा के वेजेस। स्लॉटर हाउस एक्सपेंसेस, स्लॉटर हाउस मीन्स वही कत्ल खाना, स्लॉटर हाउस एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹22,500, ये भी खर्चा है हमारा, इनका बिजनेस है कैटल से रिलेटेड तो उसमें वो सारी चीज़ों के खर्चे हैं। चार्ज डेप्रिसिएशन ₹7,500 एंड इंश्योरेंस ₹3,750। आपको कैटल प्रोडक्शन अकाउंट जो बनाना है या कैटल अकाउंट जो बनाना है उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपको एक वर्किंग नोट देना है फॉर द नंबर ऑफ कार्स बॉर्न ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ये दे देंगे हम वर्किंग नोट। अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम अपना अकाउंट बनाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, कैटल अकाउंट। 2 कॉलम बनेंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कैटल्स का और अमाउंट का। नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, यह अमाउंट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग लाइव स्टॉक कितना गिवन है देखिए, 100 अमाउंट दे रखी है, 3 लाख, फाइन। अब इसके बाद खर्चे लिखेंगे सारे। देखिए हमें कैटल फूड के बारे में इंफॉर्मेशन है, कैटल फूड का ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, परचेज गिवन है। टू कैटल फूड कंज्यूम्ड, हम कंज्यूम्ड लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग दे रखा है 30,000, परचेज दे रखी है 1,35,000 माइनस क्लोजिंग दे रखा है 37,500। नोट बना के भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसका नंबर ऑफ कैटल से तो कोई लेना देना है नहीं, ये हो गया 1,27,500, हाँ 1,27,500। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, हमें इंफॉर्मेशन और गिवन है परचेज की, क्या आपने कुछ कैटल भी परचेज किए हैं नए, तो परचेज ऑफ कैटल, तो आपने 200 कैटल परचेज किए, कॉस्ट उनकी रही है 5,85,000, ठीक है। अब इसके बाद और खर्चे क्या क्या दे रखे हैं, तो और खर्चे हमें दे रखे हैं, क्रॉप नीचे दिया हुआ था ना, क्रॉप आपने उगाया और उसका सारा खर्चा 22,500। इसके बाद वेजेस ऑफ रियरिंग दे रखा था, वेजेस ऑफ रियरिंग ये दे रखा था ₹15,000। इसके बाद स्लॉटर हाउस एक्सपेंसेस भी दे रखे थे, लिख देते हैं टू स्लॉटर हाउस एक्सपेंसेस, ये दे रखे थे स्लॉटर हाउस एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹22,500। इसके बाद डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन है, लिखें 7,500। इसके बाद इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन है, इसे भी लिख दे 3,750। सारे खर्चे लिख दे। क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं, चलिए क्रेडिट साइड पे इनकम को लिखा जाता है, या फिर कोई एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस हो जिसको भी आपने सेल आउट कर दिया हो, कुछ रियलाइज हुआ हो, नहीं भी हुआ हो तो इस तरफ ही लिखा जाएगा क्रेडिट में। चलिए देखिए सेल दे रखी है हमें, एक तो सेल लिख देते हैं सबसे पहले, सेल ऑफ कैटल, कितने कैटल सेल आउट किया आपने, तो सेल ऑफ कैटल आपको दे रखा है 150 और आपने सेल किया है 5,62,500 में, क्लियर। चलिए ठीक है,
इसके बाद क्रेडिट साइड पे लिखने के लिए आपको दे रखा है सेल ऑफ स्लॉटर्ड कैटल, ये भी इनकम ही है। वो आपने जिंदा बेचा, इन्हें आपने, ये आपके स्लॉटर्ड कैटल, सेल ऑफ स्लॉटर्ड कैटल कितना दे रखा है, तो आपने 40, ये आपकी क्वांटिटी है, नंबर ऑफ कैटल, अमाउंट आपका 1,80,000। चलिए ठीक है। सेल ऑफ कार्कसेस, आपने कुछ डेड बॉडीज को भी सेल किया है, 5,750 रुपये में। इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन थी स्टूडेंट्स, याद कीजिए कि कुछ नए जो काल्स यानी कि बछड़ों का जन्म हुआ, उनमें से 4 की डेथ हो गई, 4 आपको दे रखा है ना, 4 डाइड एंड द कार्कसेस ऑफ द काल्स डिड नॉट रियलाइज एनीथिंग। मतलब यहाँ पे हमें लिखना तो है, मैंने समझा दिया था उसी टाइम पे कि आप अगर इसको नॉर्मल गुड्स की तरह देखें तो ये समझिए कि 4 यूनिट जो बनाई गई उनसे कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, तो यहाँ हम लिख दे बाई काल्स डाइड, कितने, 4, और कुछ रियलाइज नहीं, अमाउंट कुछ नहीं, लेकिन गया तो है हमारे यहाँ से। चलिए ठीक है। अब क्लोजिंग लाइफ स्टॉक भी दे रखा है, इसे भी लिखते हैं। क्लोजिंग लाइफ स्टॉक कितना दे रखा है, देखिए क्लोजिंग लाइफ स्टॉक आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 115 कैटल, और इनकी कॉस्टिंग या इनके अमाउंट दे रखी है, वैल्यूएशन कर रखा है 1,85,000 पर। अब हमें एक चीज़ क्वेश्चन के अंदर भूली गई है कि आपको एक वर्किंग नोट बनाना है, नंबर ऑफ काल्स बॉर्न ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ लिखा जाएगा ना, टू काल्स बॉर्न, नए जन्म कितने का हुआ। अब इनमें कोई अमाउंट तो होगी नहीं क्योंकि उसकी कोई कॉस्टिंग तो है नहीं, वो हमारे लिए जो नए जन्म लिए हैं, जो नया बछड़े पैदा हुए हैं, उनका नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाने बोला। वैसे तो इसमें बैलेंसिंग फिगर से निकल सकता है, लेकिन क्योंकि वर्किंग नोट बनाने को बोला गया है तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट किसके लिए, नंबर ऑफ काल्स बॉर्न ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान कितने काल्स नए जन्म लिए हैं, इसकी कैलकुलेशन के लिए हम अब अपना वर्किंग नोट बनाते हैं स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, हम देखिए सबसे पहले हमारे पास कितना था, ओपनिंग लाइफ स्टॉक 100, उसके बाद हमने परचेज कितना किया, परचेज ऑफ कैटल, हमने नई कैटल परचेज करे 200, दैट मीन्स हमारे पास टोटल कितने थे ड्यूरिंग द ईयर 300। अब इनमें से क्या क्या हुआ, तो इनमें से हम लेस करें एक एक करके। हमने क्या किया, सेल किया, कुछ तो कैटल को सेल करा, कितने कैटल सेल हुए 150, सब दे रखा है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर। सेल ऑफ स्लॉटर्ड कैटल, कुछ स्लॉटर्ड कैटल का सेल भी गिवन है 40। उसके बाद सेल ऑफ कार्कसेस आपने सेल किया है 40। उसके बाद काल्स डाइड, आपके 4 काल्स जो थे उनकी डेथ हुई है, सॉरी ये 5 था, 4 डेथ हुई है। मतलब अब आपके पास कितना होना चाहिए, देखिए इतना ओपनिंग था, इतना और आपने परचेज किया, टोटल 300 हुआ, उसमें से 150 सेल हुए, 40 सेल हुए, 5 सेल हुए, 4 आपके डाइड हो गए, मृत्यु हो गई, रिमाइनिंग 101 आपके पास होना चाहिए। क्लोजिंग लाइफ स्टॉक इंफॉर्मेशन गिवन है, क्लोजिंग लाइफ स्टॉक 115, दैट मीन्स काल्स बॉर्न। ये बढ़े कहाँ से, आपके पास इन्फॉर्मेशन जो है उसके बेसिस पे तो सिर्फ 101 होने चाहिए, लेकिन आपके पास 115 है, दैट मीन्स 14 काल्स नए आपके जन्म लिए हैं, नए पैदा हुए हैं। इज दैट क्लियर, तो काल्स बॉर्न ड्यूरिंग द ईयर 14, यहाँ लिखते 40, और इसके कोई कोर्स लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वर्किंग नोट ज़रूर बनाना है हमें, बोला गया है क्वेश्चन के अंदर 14 हमारे काल्स नए जन्म लिए। अब देखिए दोनों साइड में बैलेंस जो है ना वो बराबर हो जाएगा,
नंबर ऑफ काल्स के अंदर, नंबर ऑफ कैटल के अंदर तो डिफरेंस रहेगा हमारी यूनिट्स के अंदर। इसको हम देखें अब, जो हमारी अमाउंट के अंदर, अमाउंट के अंदर जो डिफरेंस है वो या तो हमारा प्रॉफिट होगा या तो हमारा लॉस होगा। चलिए एक बार पहले इधर टोटल लगाते हैं, दोनों साइड टोटल करके डिफरेंस देख लेते हैं। क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 13,28,250। डेबिट साइड टोटल करते हैं। कम है, ये हमारा प्रॉफिट है यहाँ पर, तो बैलेंस में हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2,44,500 का प्रॉफिट और टोटल है 13,28,250 अकाउंट की टोटल। ये हमारा आंसर। और एक चीज़ ये पूछी गई थी, इसका वर्किंग नोट हमने बना दिया। अब समझ में आई चीज़ें स्टूडेंट्स? क्लियर हुआ क्वेश्चन? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 पूरा सॉल्व हो गया। और इसी के साथ हमारा एट द चैप्टर यूनिट कोस्टिंग भी ओवर होता है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाए हैं अच्छे से। आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, ये भी मैंने पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, हमने सॉल्व कर लिया, समझ लिया, समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हमारा है, पहले भी बोल चुकी हूँ, अच्छे से आप इसको पढ़ें, सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व करें। बहुत इजी चैप्टर है हमारा। आज ये चैप्टर हमारा ओवर होता है। अब नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग, जो कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी पोस्ट अकाउंटिंग के अंदर, वो हम स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इन चैप्टर्स को वापस अच्छे से पढ़िए। 8 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, लगभग 50% से ज़्यादा सिलेबस हमारा हो चुका है पोस्ट अकाउंटिंग का। अच्छे से इन चैप्टर्स को पढ़ते रहिए, वापस बार बार पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट्स क्लियर हो, आप लोग एग्जाम में इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो चलिए आज की क्लास को ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।